Yeah, we are again here to discuss another issue related with the डिजाइनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल। अभी तक जो मेरी अपनी प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था वो था कि कौन कौन से लेट अस रिवाइज अ सिंपल, जस्ट वांट टू रिवाइज कि हमने अभी पिछले इसमें क्या क्या लिया था, कि हमने हाउ टू इंटीग्रेट आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो वी हैव डिस्कस 3 different modules and 3 different ways to integrate this information and communication technology tool in our teaching learning process। तो वो कौन कौन से था? पहले हमने लिया था कि ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग का बहुत सीधा सा मतलब है कि फेस टू फेस इंटीग्रेटेड विद द आईसीटी, जिसमें हम यदि आज की पैंडेमिक की कंडीशन की मैं आपसे बात करूं तो पैंडेमिक की कंडीशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पैंडेमिक के इस सिचुएशन में हम ऑन स्क्रीन पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन पढ़ाते समय हम क्या कर रहे हैं, हमारी पीपीटी शेयर कर रहे हैं या हमारा कोई बना हुआ वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो ये जो है ये वन फॉर्म ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग है, जिसमें हम फेस टू फेस वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू दैट वी कॉल रियल टाइम कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये जब इंटरेक्शन करते हैं तो इसके साथ साथ जो हम कंटेंट को डेवलप करना है, सेकेंड मोड हमने डिस्कस किया था, दैट इज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का मतलब होता है कि हम इस तरीके के कंटेंट को स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करें कि उसमें हमारी प्रेजेंस की जरूरत नहीं हो, वो खुद अपने एफर्ट से खुद अपने एक्सप्लोर करके उस चीज को सीख पाए। तो इसके लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने कंटेंट को सिस्टमेटिकली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर कंटेंट, हम जितना भी हमारे पास मटेरियल है उसको अरेंज करें और स्टूडेंट के सामने स्टूडेंट को उसको दें। सेकेंड जो थर्ड था वो था कि कोलैबोरेटिव टाइप ऑफ मॉड्यूल हम डेवलप करें, जिसमें स्टूडेंट खुद आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके हमारे साथ इंटरेक्ट करके पढ़ सके। तो ये तीनों टाइप के जो मॉड्यूल हम डेवलप करते हैं, इन सब मॉड्यूल डेवलप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो हम किस प्रकार से अपने जो इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल है उसको आईसीटी के साथ डिजाइन करें, या हमारे मॉड्यूल बनाते समय या हमको पढ़ाते समय हमको कैसे इफेक्टिव तरीके से इसको हम डिजाइन करें। तो इसी चीज को लेकर के मैं आपके सामने मेरा जो अभी आपके साथ में डिस्कशन करने वाली हूँ, मेरी स्लाइड दिख रही है ना आपको? Is it visible to Yes, you? ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. So the second portion of this my today's presentation will be based on how to design instructional module. And one thing I always believe that strong mind discuss ideas, average mind discuss events, and weak mind discuss people. So we all are teachers. So let us discuss some ideas related with designing of a instructional module, because this once we discuss the ideas, it is like a currency of success. So it will make you a very effective, and it separates you from your own competition. So let us discuss, and I hope that you will involve in with me in this learning and discussion, so it will encourage you also and me also. So instructional system design, व्हाट आई एम डिस्कसिंग टुडे, मैं आज आपके साथ जो डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि आपके क्लासरूम में डिफरेंट टाइप्स के लर्नर होते हैं और हर टाइप के लर्नर को एक ही प्रकार का मीडिया सूट नहीं करता है। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू कि हाउ वी कैन डिजाइन इंस्ट्रक्शनल मीडिया फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर। तो आज जो अभी जो मेरा इसमें होगा कि बहुत सारे जो बेसिक टर्म्स हैं मीडिया डिजाइनिंग के, उसके साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। देन एक इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन क्या होता है, उसकी प्रोसेस कैसी होती है, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन हम कैसे यूज कर सकते हैं, और हाउ वी कैन मेक अवर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर। तो इन चारों पांचों चीजों को लेकर के मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले लेट अस, जब भी हम कोई टीचिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, वो है लर्निंग, बिकॉज टीचिंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लर्निंग। जब भी हम पढ़ाते हैं, जो भी हम पढ़ाते हैं, उसको छात्र के सीखने से अलग नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग? लर्निंग का बहुत सीधा सा मतलब होता है कि हम जो पहले से जानते थे उससे ज्यादा जानने लगते हैं, हम चीजें जिस तरीके से करते थे उससे बेहतर तरीके से कर पाते हैं, हम किसी चीज के बारे में कोई ओपिनियन रखते हैं तो यदि हम सीख लेते हैं या समझ जाते हैं तो हमारा ओपिनियन भी बदलता है।
तो ये सारी चीजें मिलकर के हमको जो है all of us which allow us to behave differently than before, जिस तरीके से हम बिहेव करते थे पहले उससे हमारा बिहेवियर चेंज होता है. So what does it means that modification of behavior, that means learning means change of behavior. So this learning means change of behavior due to experiences, these experiences of increase in knowledge, skill and attitude. So when all these three things are enhanced, then automatically हमारा behavior modify होता है. Why as a teacher we should know that? इसका मतलब सीधी सी बात है कि यदि हम किसी छात्र से कोई भी कंटेंट को किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पहली कंडीशन क्या होगी? ऑफ कोर्स अवर स्टूडेंट लर्निंग. सो लर्निंग क्या है? लर्निंग का बेसिकली मतलब होता है कि स्टूडेंट के नॉलेज का इन्हांस हो, स्किल्स में इन्हांसमेंट हो और उसमें एटीट्यूडनल मॉडिफिकेशन आए. सो ही विल लर्न अ न्यू पैटर्न ऑफ बिहेवियर कैन बी पॉसिबल. तो लर्निंग का बेसिक मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, दैट इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर. अब ये जब हमको करना होता है तो ऑटोमेटिकली हमको अपने कंटेंट को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा, हमारी टीचिंग को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा जिससे कि छात्र को नॉलेज भी मिले, स्किल्स भी डेवलप हो और उसके अंदर एटीट्यूडनल चेंजेस भी आए जिससे उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो सके. Am I right? So how this learning process takes place? ये जो सीखने की प्रक्रिया है ये कैसे होती है? It has 4 major steps. That is experiencing something new. अभी यदि मैं आपसे एक एग्जांपल आपके सामने लूं कि आज सुबह से आप सुबह मॉर्निंग से लेकर के क्लास तक आते आते आपके साथ में क्या क्या हुआ? Hey, you can unmute yourself and please give me the answer. Anyone? मॉर्निंग में योगा क्लास हुआ मैम. उसके बाद हाँ उसके बाद डेली जो भी है रूटीन वो पूरा फटाफट कंप्लीट करने के बाद 10:47 तक के फिर से लॉग इन कर लिया सेशन के लिए. उसके बाद में सेशन ही अटेंड कर रहे हैं मैम. ओके, तो देखो अभी आपको क्या चीज याद आई? आपको याद आया आपकी योगा क्लास. इसके अलावा आपने अपना ब्रेकफास्ट लिया होगा, मॉर्निंग की बहुत सारी रूटीन एक्टिविटीज भी की होगी, वो आपको याद नहीं आई, वो आपको आप नहीं बता पा रही या आपको जरूरी नहीं लगा. व्हाई? बिकॉज जब भी हम कोई नई चीज के साथ कम अक्रॉस होते हैं तो whenever you experience something new, you appreciate and understand this new experiences, और ये जो नया एक्सपीरियंस है वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है. जब भी आपको रिकॉल करने को बोला जाता है तो आप उसको रिकॉल कर पाते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आपका ब्रेकफास्ट या आपका जो आपने जो भी एक्टिविटीज करी वो सब क्या आपकी वो आपका एक रूटीन हो गया था, वो एक आपका बिहेवियर का पैटर्न बन गया है. बट अब जब नया जो भी आप सीख रहे हैं, जब भी कोई नई चीज के साथ एक्सपीरियंस करते हैं तो वो चीज आप उसको समझते हैं, आपकी मेमोरी में स्टोर करते हैं और जब भी आपको रिकॉल करना होता है आप उसको इमीडिएटली रिकॉल कर पाते हैं. So in that way we can say that learning process involves 4 major steps. Something experiencing something new. रूटीन चीज आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन जो आप कोई भी नई चीज को एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे कभी कभी हमको कहीं जाना होता है और किसी ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, हमको बाकी चीजें याद नहीं रहती, लेकिन वो भीड़ हमको जैसे ही हम अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, लेट होते हैं, तो हमको इमीडिएटली याद आता है कि उस ट्रैफिक सिग्नल पर भीड़ थी. बाकी जो नॉर्मल रूटीन था वो हमको याद नहीं रहता. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ब्रेन जो भी हमारे सामने नया एक्सपीरियंस होता है उस नए एक्सपीरियंस को अप्रिशिएट करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और वो उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है और उसको हम तो लर्निंग प्रोसेस हैज 4 मेजर स्टेप्स: एक्सपीरियंसिंग समथिंग न्यू, अंडरस्टैंडिंग दिस न्यू एक्सपीरियंसेस, storing it in the memory and retrieving or remembering that experiences. So what learning is an active process in which learner constructs their own meaning based on prior knowledge and experiencing. So connection to old knowledge to new knowledge, that means एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऑल ऑफ ए सडन कोई भी चीज नहीं सीख पाते जब तक आप आपके पुराने एक्सपीरियंसेस के साथ नए एक्सपीरियंस को नहीं करेंगे. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आप कोई नई चीज क्लास में या कोई भी नया मॉड्यूल डेवलप करते हैं, कोई भी नया चीज पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपको छात्र के पुराने एक्सपीरियंसेस के साथ उसको लिंक करना जरूरी होता है, तभी वो उस लर्नर अपने ओन नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाता है.
सो लर्निंग की एक और बात है कि ईच ऑफ अस जनरेट रूल्स टू मेक सेंस ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। हर व्यक्ति अपनी समझ के हिसाब से अपने अनुभव को के आधार पर अपने नियम बनाता है, और बेसिकली लर्निंग इज एडजस्टिंग अवर रूल्स टू अकोमोडेट न्यू एक्सपीरियंसेस। जो हमारा परसेप्शन है, जो हमारी समझ है, उस समझ के साथ हमारे नए एक्सपीरियंसेस को हम अपने तरीके से हुक करते हैं, अपने तरीके से उसको जोड़ते हैं, और हर स्टूडेंट एक ही चीज का अलग अलग मीनिंग भी निकाल सकता है। सो स्टूडेंट कैन लर्न डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द सेम लेसन। ये चीज आपको हमेशा ख्याल में रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर छात्र की सीखने की क्षमता उसके प्रीवियस अनुभवों के आधार पर ही होती है। तो इसीलिए हर स्टूडेंट को अकोमोडेट करने के लिए हमको अपने मटेरियल को, जो भी मटेरियल आप डेवलप करें, जो भी मटेरियल आप बनाएंगे, उसको कई तरीके से उसको एडजस्ट करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए ऑप्शंस उसमें देना होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार हमने देखते हैं कि कुछ चीज, हम एक ही चीज क्लास में पढ़ा रहे हैं, हर व्यक्ति उस बोले गए लेसन का, उस पढ़ी हुई चीज का अलग अलग मीनिंग निकालता है उसके खुद के अपने अनुभवों के आधार पर। So this is one of the, so no knowledge can be transferred intact from one individual to another. What does it mean? कि एक छोटा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। यदि मैं आपको किसी एक स्टूडेंट को कोई मैसेज देती हूँ और उसको ये बोलती हूँ कि आप बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचा दो, तो आखिरी स्टूडेंट तक पहुंचते पहुंचते वो मैसेज का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, हो ही जाता है। कारण ये है कि हर छात्र ने, एक ने पढ़ा दूसरे को पहुंचाया, दूसरे से तीसरे को गया, तो जब भी ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरी जगह कोई भी मैसेज का, उसमें गैप आती है बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल परसेप्शन के आधार पर। So that's why no knowledge can be transferred intact from one individual to another. Now what is teaching? Teaching का मतलब क्या है? Can anyone? To impart What is or teaching? knowledge to the others. Others Correct. means for students, or for student, most probably for our childrens also. Please repeat your answer. To impart knowledge to the students or our childrens also, or Okay. others. Okay. Fine. टीचिंग का मतलब होता है हम बच्चों के ऊपर नॉलेज डालें, बट बेसिकली एक और मीनिंग हो सकता है कि टू प्रोवाइड एजुकेशन, इजंट इट? और कोई मीनिंग नॉलेज टीचिंग का? टू प्रोवाइड नॉलेज, टू प्रोवाइड एजुकेशन, एंड to convey the education, convey the concepts. ओके सी, एक बहुत सीधा सा हम लोग ये एज ए टीचर हम ये समझते हैं कि बच्चों के ऊपर हम नॉलेज बता दें, उनको हम शिक्षित कर दें, बट बेसिकली यदि आप लर्निंग का एक बेसिक मेटाफोर ये होता है कि हम एज ए टीचर हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा स्फीयर ऑफ नॉलेज है एंड वी वांट टू इंसर्ट इनटू द माइंड्स ऑफ देयर स्टूडेंट। हमारा एक बहुत, ये मैं इस चीज को लेकर के हमेशा बहुत सोचती हूँ कि हम हमेशा एज ए टीचर ये सोचते हैं कि हमारे पास जो भी नॉलेज है हम उसको, हमारे पास एक नॉलेज की एक, जस्ट लुक एट दिस कि हमारे पास एक नॉलेज का स्फीयर है और वी वांट टू इंसर्ट दैट स्फीयर इनटू द माइंड्स ऑफ देयर स्टूडेंट। दिस इज वन ऑफ द मेटाफोर ऑफ टीचिंग। और ट्रेडिशनली टीचर्स ये सोचते हैं कि वो अपने जो ज्ञान है वो पैसिव स्टूडेंट को के अंदर डाल दें, नॉलेज टू पैसिव स्टूडेंट हु एब्जॉर्ब इट। बट बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हम केवल उनको नॉलेज देना या केवल उनके अंदर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इज नॉट पॉसिबल। जब तक आप उनको एक्टिवली इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर इन्वॉल्व नहीं करोगे तब तक वो हमसे सीख नहीं पाते हैं। सो बेसिकली टीचिंग का मतलब होता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस, दे आर फैसिलिटेटेड बाय ह्यूमन बीइंग और एक्चुअल टीचर्स। वो एक्सपीरियंसेस जो एक एक्सपीरियंस टीचर दूसरे छात्र को देता है वही उसकी लर्निंग का बेसिकली टीचिंग मतलब टू प्रोवाइड अ राइट लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू द learner. So we have different types of terms in teaching, like teaching, then instruction. इन सब टर्म्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम लर्निंग की बात करते हैं तो नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड तीनों में बदल होना जरूरी होता है। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है intentionally facilitation of learning towards identified goals, purposeful activity intended to cause, guide or support learning. Then another term आता है training. When I say that knowledge enhancement होना, then skill enhancement होना, तो skill is always associated with the training.
So instructional experiences that are focused on individual acquiring very specific skills that will be likely to applied immediately. मतलब वो skills, वो training जो कि immediately applicable हो जाए, that is called training. ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि हमने किसी को कोई चीज सिखाई तो वो इमीडिएटली उसको अप्लाई करने के लिए कैपेबल हो सके. तो ये जो है, देन अनदर टर्म विच इज इंस्ट्रक्शनल सिस्टम के लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है या कोई भी मॉड्यूल डिजाइन करना है, कोई भी टीचिंग का लेसन डिजाइन करना है यूजिंग आईसीटी, तो यू शुड नो दैट कि डिजाइन मतलब क्या होता है, अ प्लान और ड्राइंग प्रोड्यूस टू शो और लुक ऑफ समथिंग. मतलब आप जब ऑनलाइन कोई भी मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो मॉड्यूल आप किस प्रकार से डिजाइन करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे. और जब हम इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइनिंग की बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इंस्ट्रक्शनल सिस्टम. हमारे इंस्ट्रक्शनल सिस्टम को सिस्टमेटिकली प्लान करने की एक्टिविटी इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन. So instructional system is the arrangement of resources and procedure used to promote learning. Basically meaning क्या है instructional system designing का? तो instructional system क्या है? वो resources और procedures को हमको इस तरीके से arrange करना है जिससे ये छात्र सीख सकें. So such type of arrangement where the student will which that should promote student learning. छात्र के सीखने की प्रक्रिया को प्रमोट करने के लिए हमको अपने रिसोर्सेज को और अपनी प्रक्रिया को अरेंज करना होता है. सो जब भी हम इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन करेंगे तो हमको बहुत सारे रोल प्ले करना होते हैं. दैट इज इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर का रोल, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट का रोल, करिकुलम डिजाइनर का रोल और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजिस्ट का रोल भी हो सकता है. तो डिजाइनर मतलब क्या है? A designer is someone who create and devise educational training material for higher education institutions or other organizations. So a designer developed the methodology and delivery system for presenting course material. Now what role you have to play as a इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइनर? जब भी आपको कोई मॉड्यूल डिजाइन करना है, क्योंकि अभी आप जो आईसीटी में बहुत सारे मॉड्यूल डिजाइन करने की ट्रेनिंग लेने वाले हैं, तो जब भी आप मॉड्यूल डिजाइन करना है तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि यू हैव टू प्ले अ रोल ऑफ ए डिजाइनर to develop the methodology and delivery system for presenting the course material. So what is instructional system design? It is a set of events that facilitate learning, or a creative pattern or a rational, logical, sequential process intended to solve problem. बहुत सीधी सी बात है कि जब हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं, हम कोई मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं, तो उस समय हमको ये चीज हमेशा ख्याल में रखना है कि जो भी हम मॉड्यूल देंगे, जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे या जो भी हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलप करेंगे, वो हमेशा स्टूडेंट की को लर्निंग को प्रमोट करने वाली होना चाहिए. तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी हम कोई मॉड्यूल डिजाइन करें या जब भी कोई हम टीचिंग के लिए मॉड्यूल डिजाइन करते हैं, तो हमारे को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज सोचना होता है कि n नंबर ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल, बट वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट टू लर्न. हमारे छात्र को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, दैट यू हैव टू डिसाइड. दैट मीन्स once you decide that, then only you can effectively arrange the learning environment to maximize student learning. Now you have to play the many roles, like you have to play the role of a communicator. You have to communicate your ideas very effectively. You have to design a project, that is also project manager का role है. You have to play a role of a designer. You have to explore the things in a different manner because you have to accommodate all types of learners. So एक instructional designer के लिए बहुत सारे you have to think again and again कि यदि मैं कंटेंट को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ तो हाउ इट विल इम्पैक्ट द लर्निंग. तो ये सारी चीजों के ऊपर आपको प्लान करना होता है, तभी आप सिस्टमेटिकली कंटेंट को डिजाइन कर पाएंगे. देन यू हैव टू सिलेक्ट अ मीडिया आल्सो. मीडिया मतलब थ्रू विच यू कैन transmit your content, learning content to the learner. You can use any mobile device, you can use any radio program बना सकते हैं आप कोई ऑनलाइन मटेरियल डेवलप कर सकते हैं, कोई वीडियो बना सकते हैं, कोई सिंपल सा इंस्ट्रक्शनल पीडीएफ की फाइल भी डेवलप कर सकते हैं. एनी मटेरियल विच यू कैन डेवलप एंड यूज अ प्रॉपर अप्रोप्रिएट
transport media to send to the learner. तो जैसे ही हमने कोई कंटेंट सिलेक्ट किया या जैसे ही हमने कोई मटेरियल सिलेक्ट किया तो हमको ये भी सोचना होता है कि हम किस तरीके से इसको स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे या कौन सा मीडिया का यूज करेंगे. देन देयर आर सर्टेन स्टेजेस फॉर डिजाइनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया. ये सारी बेसिक बातें मैंने आपके साथ में डिस्कस की. जब भी आपको कोई इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन करना होती है आपको कुछ स्टेजेस को फॉलो करना होता है. तो फर्स्ट स्टेज है आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल गोल्स, दैट इज कंडक्ट नीड एनालिसिस. नीड एनालिसिस का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स परफॉर्म अ गैप एनालिसिस टू अंडरस्टैंड करंट स्किल्स एंड नॉलेज. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही हमको आपको यदि ये बोला जाता है कि आज आपको पढ़ाना है, आपका पहले दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? इफ आई आस्क यू कि आज आपको पढ़ाना है, ओके, राइट नाउ आई एम टेलिंग यू कि यू प्लीज कंडक्ट अ क्लास, व्हाट यू विल आस्क? टॉपिक. सॉरी, टॉपिक. We will ask for the topic. क्या which और topic किसको you want पढ़ाना to मैम? learn. यस, हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि हमको क्या पढ़ाना है और किसको पढ़ाना है. व्हाट डज इट मीन? जब हम जैसे ही आपने पूछा कि किसको पढ़ाना है, इसका मतलब क्या हुआ? आप लर्नर का लेवल पूछ रहे हैं कि वेदर यू हैव टू टीच स्कूल स्टूडेंट, वेदर यू हैव टू टीच हायर एजुकेशन स्टूडेंट, वेदर यू हैव टू टीच फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर. जे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने पहले से उनको कितना पता है. तो ये जो गैप एनालिसिस का मतलब होता है कि हम सबसे पहले जब भी हमारे इंस्ट्रक्शनल गोल्स डिसाइड करते हैं हमको सबसे पहले जनाब होती है परफॉर्म ए गैप एनालिसिस टू अंडरस्टैंड करंट स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ योर लर्नर, आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज ट्रेनिंग. उनको क्या उनकी गैप है उसको आइडेंटिफाई करना, देन उनकी परफॉर्मेंस प्रॉब्लम को असरटेन करना और फॉर्मुलेट लर्निंग एक्टिविटीज टू एड्रेस दैट इश्यूज. तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो है कि आइडेंटिफाई द इंस्ट्रक्शनल गोल दैट वी कॉल कंडक्ट नीड एनालिसिस. Then here you have to consider certain characteristics about learner like their demographics, वो कौन से learners हैं, कौन से एरिया के learners हैं, whether they what are their background क्या है, then उनके cognitive और prior knowledge क्या है, उनकी physiological उनके पास क्या क्या access सुविधाएं हैं, उनकी कैसी conditions हैं, then how they have in which social connects क्या है उनका emotional bondings क्या है. all these things are knowing about your learner. ये जानना बहुत जरूरी है. क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि हम कोई मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हमारे को पता होता है, जैसे ही हम क्लास में एंटर करते हैं हमको पता होता है कि हमारे लर्नर, सीइंग देयर फेसेस यू कैन इजीली कम टू नो दैट कि व्हाट देयर इमोशनल स्टेट, हाउ दे आर कनेक्टिंग. बहुत सारी चीजें हमको समझ में आती है. फिर हम कुछ क्वेश्चंस पूछ के भी उनसे जान लेते हैं. लेकिन जब हम रिमोट लर्नर को पढ़ाते होते हैं या रिमोट लर्नर के साथ जुड़ते हैं तो हमें उनके बहुत सारी बातों के बारे में पता ही नहीं होता. तो एक ट्रू इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइनर को ये जरूरी पहले से तय करना होता है कि हम कौन से लेवल के लर्नर के लिए ये मॉड्यूल को डेवलप कर रहे हैं, उसका कॉग्निटिव और प्रायर नॉलेज क्या है, मतलब उसका लेवल क्या है, उसका डेमोग्राफिक वेरिएबल्स उसके साथ किस तरीके के एनवायरनमेंट में है वो, उसकी सोशल और इफेक्टिव डोमेन्स के बारे में भी हमको जानना जरूरी होता है. देन ये हुआ हमारी गैप एनालिसिस, तभी आप कर पाएंगे. देन सेकेंड स्टेज होती है कंडक्ट इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस. दैट मीन्स नेसेसरी एंट्री बिहेवियर, स्टेप बाय स्टेप गोल्स एंड परफॉर्मेंस. तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको एंट्री बिहेवियर यानी उसको पहले से कितना पता होना चाहिए. दैट मीन्स सम सॉर्ट ऑफ कि हम ये मान के चलते हैं कि उस जो भी मटेरियल हम डेवलप कर रहे हैं उसकी मिनिमम कॉम्पिटेंसी लेवल क्या होना चाहिए. सपोज यू आर डेवलपिंग मॉड्यूल बेस्ड ऑन कोई साइंस के ऊपर, कोई मान लो हम टिश्यू के ऊपर कोई मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं या कोई सेल स्ट्रक्चर पर मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं या हम कोई फिजिक्स का कोई मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं. तो प्री रिक्विजिट क्या है, ये हमको एंट्री बिहेवियर उसका पता होना, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा, तभी हम सही रूप से मॉड्यूल को डेवलप कर पाएंगे. दैट मीन्स इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस का मतलब होता है डिटरमाइन द इंस्ट्रक्शनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, डिफाइन एंड डिस्क्राइब इन डिटेल द टास्क एंड सब टास्क दैट द स्टूडेंट विल परफॉर्म, ये भी हमको पता होना चाहिए. स्पेसिफाई द नॉलेज टाइप, सिलेक्ट लर्निंग आउटकम्स दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट और प्रायोरिटाइजिंग एंड सीक्वेंसिंग द कंटेंट एंड टास्क. ये सारी चीजें हमको इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस का पार्ट होता है. इसका मतलब क्या हुआ?
सबसे सिंपल सी बात है कि उसकी प्रायर नॉलेज कितना है, हम जो पढ़ाने वाले हैं उससे लर्निंग आउटकम क्या डिसाइड होगा, उससे क्या हमको मिलेगा, क्या बच्चा हमसे सीखेगा, देन हम कैसे उसके कंटेंट को लॉजिकल और सिक्वेंशियल ऑर्डर में भी अरेंज करें। तो थर्ड स्टेज आती है एनालाइज लर्नर्स एंड कॉन्टेक्स्ट, दैट मीन्स उसका प्रायर नॉलेज क्या है, उसका लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, और एप्लीकेशन ऑफ स्किल एंड नॉलेज किस लेवल का है, इसको भी जानना जरूरी होता है। दैट मीन्स always analyze your learner, always identify your learner, his general characteristics, उसकी grade, age, ethnic group, उसका mental, emotional, physical, social problem, socio economic level, ये सब आपको जानना जरूरी होता है, तभी आप कोई इंस्ट्रक्शनल सिस्टम प्रॉपरली डिजाइन करेंगे। देन स्पेसिफिक एंट्री कॉम्पिटेंसीज आपको लिखना होती है, प्रायर नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। देन another important aspect that is your learning style, कि आपका जो लर्नर है वो वर्बल है, लॉजिकल है, विजुअल है, म्यूजिकल है, स्ट्रक्चर, ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू नो। नाउ अब एक आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि हमारा लर्नर तो रिमोटली बैठा है, हम ये सब चीजें कैसे जान पाएंगे। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको ये सारे टाइप की चीजों को अकोमोडेट करते हुए आपको अपना कंटेंट को डेवलप करना होगा। तो 360 डिग्री ऑफ कॉन्टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कि उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसके पास टेक्नोलॉजिकल सोशल टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज क्या है, उसका मेंटल और इमोशनल स्टेट कैसा है, वो किस तरीके के कल्चर के ऊपर बिलोंग करता है, उसका सोशल ग्रुप कैसा है, ये सारी चीजों को आपको अकोमोडेट करना जरूरी होता है, तभी जो भी आप इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन करेंगे तभी वो इफेक्टिव हो पाएगा। देन जब ये सब तय हो गया उसके बाद आपको आता है कि आप यू हैव टू राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव या लर्निंग आउटकम लिखना होते हैं। दैट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, दैट शुड बी मेजरेबल एंड इंक्लूड लर्निंग कंडीशंस एंड क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमने अभी तक 3 स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया कि आपको आपके लर्नर की गैप एनालिसिस करना है, देन आपको उसकी लर्नर की नीड को आइडेंटिफाई करना है, then you have to know the prior knowledge and इसका academic level भी आपको जानना जरूरी है, इसका social context जानना जरूरी है। ये सब जब आप जान लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमको कौन से टाइप का कंटेंट डेवलप करना है, किस लेवल का कंटेंट डेवलप करना है और उसमें किस तरह की चीजों को इंक्लूड करना है। ये सब करने के बाद आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग आउटकम, आपको वेरी स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स आपको डिजाइन करना होते हैं। तो यदि आप एरियाज ऑफ लर्निंग के ऊपर की मैं बात करूं या आप कोई भी करिकुलर ग्रोथ और पीपल की एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्रू करिकुलर इनपुट के ऊपर करें तो हमारे पास बेसिकली 3 डोमेन के ऊपर बात कर रहे हैं हम, क्योंकि जब भी लर्निंग होती है तो नॉलेज, स्किल और एटीट्यूडनल चेंजेस की बात करते हैं। ये तीनों को लेकर के हमारे पास में 3 एरियाज हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फॉर कॉग्निटिव डोमेन, जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटी है। सेकंड होती है वो है आपके इमोशन से रिलेटेड एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टैक्सोनॉमी ऑफ अफेक्टिव डोमेन, एंड थर्ड लेवल होता है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ स्किल, वी कॉल इट डल्स टैक्सोनॉमी ऑफ साइकोमोटर डोमेन। ये तीनों जो डोमेन है, ये तीनों डोमेन को जब तक आप इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक आपका जो ऑनलाइन कंटेंट है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन कि ये तीनों अलग अलग डोमेन से ये कैसे फंक्शन करते हैं और हम इसको कैसे अपने कंटेंट डेवलपमेंट में इंक्लूड करें। तो लेट अस अंडरस्टैंड, मैं इसको हमेशा इस चीज को लेकर के एक बहुत सिंपल तरीके से बात करूंगी कि हम इसके अंदर जो पहले लेते हैं हमारा कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर, उसमें है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। So what does it mean knowledge? Let us take one example of a 6-month-old baby का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं या कोई भी एक चीज को लेते हैं कि नॉलेज का मतलब क्या होता है। एक 6 महीने का छोटा बच्चा है और मदर उसको पेन को दिखा करके हमेशा पेन दिखाती है, ऊपर घूमते हुए पेन को दिखाती है, एंड मदर सेज पेन। ना इसका मतलब क्या हुआ, हम केवल एक कोई ऑब्जेक्ट किसी बच्चे को दिखा रहे हैं और उसके बारे में उसका नाम बता रहे हैं कि ये पेन है। प्लीज मिस्टर वाघ, आपका मोबाइल, आपका अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मिस्टर मारुति वाघ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो पहला लेवल क्या हुआ, नॉलेज, जिसमें हम कोई डेफिनेशन उनको बता दें या हम किसी ऑब्जेक्ट को उनको उसके बारे में उसका नाम बता दें,
ये सब क्या है, नॉलेज लेवल हुआ। थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, बेबी थोड़ा सा ग्रोन अप होता है और वो कोई भी घूमती हुई चीज को देख करके बोलता है फैन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फैन का कॉन्सेप्ट था उससे थोड़ा सा अब लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा है और बेबी को समझ में आया कि घूमती हुई चीज मतलब वो फैन है। तो कोई भी फिरकी या कोई भी चीज है जो घूमती हुई है वो उसको कह करके देखता है और बोलता है फैन। देन जैसे ही थोड़ा बेबी और बड़ा होता है, अब जब भी उसको गर्मी लगती है वो मदर को उंगली दिखा के बोलता है फैन। इसका मतलब क्या हुआ, एक एप्लीकेशन लेवल के ऊपर आया है कि उसने एक कॉन्सेप्ट समझा है कि फैन से हवा आती है और वो हमको कंफर्ट दे सकता है। तो जब भी हमको अनकंफर्टेबल होगा वी स्टार्ट फैन। देन उसके बाद हम एक हायर लेवल पर आते हैं कि अब फैन के साथ एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास में आया कि कूलर का। तो बेबी स्टार्टेड क्रॉलिंग, अब जब भी उसको गर्मी लगती है वो कूलर के सामने जाकर के बैठ जाता है। इन दोनों कंडीशन में क्या डिफरेंस हुआ, कैन एनीवन बी एक्सप्लेन मी। पहली कंडीशन में जब गर्मी लगी तो बेबी ने बोला उसको फैन को चालू करने का। नाउ अब उसके सामने एक कूलर भी आ गया है, अब जब भी गर्मी लगती है तो बेबी कूलर के सामने आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, फैन और कूलर के दोनों एट्रीब्यूट्स उसको पता है और उसने किस लेवल पे आ गया, ही एनालाइजेस द बोथ द कॉन्सेप्ट और उसके बाद उसने एक इवोल्यूशन किया और अब जब भी गर्मी लगती है वो फैन के बदले कूलर के सामने आके बैठता है। इसका मतलब एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड फाइनली अ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, दैट इज कूलर इज बेटर देन द फैन। तो इन दैट वे अवर लर्निंग टेक्स प्लेस कि जैसे हम यदि किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट की केवल डेफिनेशन पढ़ाएं या उसको डेफिनेशन लिखने को बोलें, तो हम कौन सा लेवल है उसका, सबसे लोअर मोस्ट लेवल की बात कर रहे हैं कि हम उसको नॉलेज दे रहे हैं। उसके बाद डेफिनेशन को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो, तो इसका मतलब हुआ लेवल हुआ उसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की डेफिनेशन को वो समझेगा और अपने शब्द में बताएगा। उसके बाद उस डेफिनेशन के बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कोट करो। ऑफ कोर्स उसने उस डेफिनेशन को समझा, उसकी थ्योरी को समझा, उसके कॉन्सेप्ट को समझा, उससे रिलेटेड वो एग्जांपल्स बता रहा है। उसके बाद हम उसको कंपेयर करने को बोलते हैं कि एक थ्योरी और दूसरी थ्योरी के बीच में कंपेयर करो, दैट मीन्स ही इज एट द लेवल ऑफ एनालिसिस। देन अपना खुद के ओपिनियन के आधार पर विच वन इज बेटर, यदि हम ये बोलेंगे तो वो सिंथेसिस और रिवेल्यूशन के लेवल पर आता है। दिस इज कॉल्ड अवर कॉग्निटिव डोमेन। देन सेकेंड डोमेन इज अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन मतलब हाउ अवर इमोशंस डेवलप। तो इसके भी जो 6 लेवल्स हैं, पहले 2 लेवल है रिसीविंग। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि रेडियो के ऊपर कोई गाना बज रहा है, हम 2 तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। कौन से 2 तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, कैन एनीवन विल गिव मी द आंसर? A participation, so then only I'll come to know that whether you are getting it or not. तो यदि जब भी हमको रेडियो पर कोई सॉन्ग बजता है हम 2 तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। कैन एनीवन? Participant kindly interact. We can raise, or otherwise we can just have our expressions change when we listen to that song and when we understand that things. Yes, In this way we yes, can we respond. can respond in 2 manner. Either Yes. we हम उसकी वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं या वॉल्यूम या रेडियो को कम कर देते Exactly. हैं। इन दोनों में 2 तरीके से हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक तो हम उस चीज के ऊपर वैल्यू कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसके साथ गाना शुरू कर देते हैं या आप उसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स यू आर रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली। तो आपका कहीं ना कहीं उसके साथ अफेक्शन शुरू होता है और आप उस गाने के साथ साथ ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस सॉन्ग को किसने गाया, कैसे गाया, कौन है इसका सिंगर। धीरे धीरे आप क्या करते हैं, आपको उसके सिंगर के प्रति, उसके उस तरीके के सॉन्ग्स के प्रति आपकी लाइकिंग डेवलप होती है। आप और सीडीज अरेंज करते हैं, आप और गाने सुनने की कोशिश करते हैं एंड फाइनली आपके एक कॉन्सेप्ट बनता है कि यस दिस वाज द लता मंगेशकर का सॉन्ग था और लता मंगेशकर इज अ गुड सिंगर। तो आप ये किसके आधार पर कहते हैं, जब आपने उसके बहुत सारे सॉन्ग अरेंज किया, उनको सुना, दैट मीन्स यू हैव क्रॉस ऑल दीज 4 स्टेजेस। आपने सबसे पहले उस सॉन्ग को सुना, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, उसके प्रति आपकी लाइकिंग डेवलप हुई, देन यू ऑर्गेनाइज एंड देन इट विल बी अ फॉर्म, एक कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है एंड इट इज अ कैरेक्टराइजेशन ऑफ योर पास्ट। So in that way our emotions develop और यही होता है अफेक्टिव डोमेन का पार्ट होता है।
इस तरीके से हमारे कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है और हम उसके प्रति लाइकिंग और डिसलाइकिंग डेवलप करते हैं. Then third domain will come under the category of psychomotor domain. Now what this psychomotor domain is? तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ कोट करूंगी कि सबसे पहले हमने आप सभी लोगों ने साइकिल चलाना सीखी होगी. डू यू रिमेम्बर योर साइकिल राइडिंग एक्सपीरियंसेस चाइल्डहुड में? या हम कोई भी स्किल सीखते हैं जैसे फुटबॉल प्लेयर भी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने जैसे ही हमने कोई साइकिल या कोई फुटबॉल देखी हम उसके प्रति इमिटेट होते हैं, उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं. धीरे धीरे हम उस फुटबॉल को मैनिपुलेट करते हैं हेलो मैडम. हाथ में लेके हेलो. उछाल. यस यस. मैडम आपकी कौन सी स्लाइड डिस्प्ले हो रही है अभी? आई एम टेलिंग यू द एरियाज ऑफ लर्निंग. यस यस ओके. सो दिस इज थर्ड डोमेन देख रहे हैं, टेक्सोनॉमी और साइकोमोटर डोमेन की आपसे बात कर रही हूँ मैं. तो सबसे पहली स्टेज है इसकी इमिटेशन. नाउ व्हाट इज इमिटेशन? व्हेन यू अट्रैक्ट विद एनीथिंग, व्हेन यू गो विद एनी ऑब्जेक्ट. हम जैसे बचपन में साइकिल चलाते थे तो हमने सबसे पहले क्या किया, साइकिल की तरफ हम अट्रैक्ट हुए. देन वी स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग, उसका हैंडल घुमाएंगे, उसका पैडल घुमाएंगे, लाइक दैट वी स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग. धीरे धीरे हम उसके अंदर प्रिसीशन आता है, एक पैर से चलाना शुरू करते हैं. देन फिर इट विल बी अ पार्ट ऑफ दोनों पैर से चलाना शुरू किया, आर्टिकुलेट करा, गिरे, सीखे, करते करते फाइनली एक ऐसी हैबिट हो जाती है कि हम कब अपने घर से बैठ करके ऑफिस तक पहुंच गए हमको नहीं पता. So that is called naturalization. All skill happens in that manner only. So we have three domains. One is cognitive domain, second one is affective domain, and third one is psychomotor domain. All three domains are important for developing a good type of learning, for creating a instructional system design. So most of the time, if we look at that, कि हमको अपने लर्निंग आउटकम्स लिखना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, तो हमको इसके लिए सर्टेन वर्ब्स को फॉलो करना होता है. तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेज है जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का आता है वो है रिमेम्बरिंग. जो नॉलेज था उसको कन्वर्ट किया है एक्शन फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड रिमेम्बरिंग. So you can use, the student will be able to define, identify, recall, recite, reproduce, list, memorize, report, duplicate, match. All these will come under the lowermost stage. Then थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हायर लेवल पे जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेन, डिमॉन्स्ट्रेट, समराइज, रिव्यू, जनरलाइज, क्लासिफाई, ऑल दिस. देन स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई, यूज, सॉल्व, कंप्यूट. ये सब आपके थर्ड टायर. देन एनालिसिस, देन इवेल्यूएशन एंड क्रिएटिंग. तो जब भी मैंने आपसे बोला कि आपको अपने लर्निंग आउटकम लिखना है, इसका मतलब जो भी आप एक्टिविटी दे रहे हैं वो किस लेवल तक स्टूडेंट को लेकर के जाएंगे. Like if you are teaching them designing of any system, तो क्या वो अपना खुद अपने आप से कंस्ट्रक्ट कर पाएगा क्या, खुद अपने थॉट्स डेवलप कर पाएगा क्या, या केवल वो डेफिनेशन को बता पाएगा, क्या वो दो एट्रीब्यूट्स के बीच में डिफाइन कर पाएगा. तो यू हैव टू डेवलप ऑल दीज 6 डोमेन्स कीपिंग इन माइंड, इस तरीके के जिससे आपके मॉड्यूल कॉम्प्रिहेंसिव बन सके. So this is learning outcome which you have to write while designing the any instructional module. क्योंकि यदि आप ये सारी चीजों को नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो केवल सीखने पढ़ने से हम केवल 10% तक रिमेम्बर कर पाते हैं. जब हम इसको सुनते भी हैं तो 20% तक रिमेम्बर कर पाते हैं. जब कोई ऑब्जेक्ट को केवल देखते हैं तो 30% तक कर पाते हैं. जब हम देख रहे हैं और उसके बारे में सुन भी रहे हैं तो 40% तक रिमेम्बर कर पाते हैं. जब हम उसको खुद उसके बारे में बोलते हैं तो 60% तक रिमेम्बर कर पाते हैं. जब हम एक्सप्लोर करते हैं, फ्रेज करते हैं अपने ओन तरीके से तो 80% तक हम उसको, और जब खुद अपना स्टूडेंट अपनी डिफिकल्टीज को सॉल्व करता है तो 90% तक रिमेम्बर कर पाता है. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि हमको अपने जो भी मॉड्यूल डेवलप करें आप, उसमें स्टूडेंट को खुद करने की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको देना जरूरी होती है. इसका मतलब केवल इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचा देना विल नॉट सफाइज अवर पर्पस. सो दिस इज वन सॉर्ट ऑफ लर्निंग है कि केवल लेक्चर यानी केवल आप रीडिंग मटेरियल देंगे, केवल आप उसमें ऑडियो विजुअल को इन्वॉल्व करेंगे, जब आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, जब आप डिस्कशन इन्वॉल्व करेंगे और स्टूडेंट को खुद प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी देंगे तो ही विल रिटेन अप टू 90% और 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन. तो ये आपके लिए क्यों जरूरी है कि जब भी हम कोई भी मॉड्यूल डेवलप करें उसमें
खुद करने की अपॉर्चुनिटी देना जरूरी होता है। मतलब केवल पढ़ाना ही सफाइस नहीं होगा, हमको उसमें इस तरह की एक्टिविटीज देना है जिससे वो एक्टिविटी करके स्टूडेंट ज्यादा उसमें एक्सप्लोर कर सके। तो ये हुआ हमारा कि हाउ टू राइट डिजाइनिंग। whenever you design any instruction module, you have to write such type of learning outcome which suffice all this kind of need of the learner। ठीक है, देन ये हुआ। उसके बाद हम, ये तो हमारा इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग का 4th स्टेज में हमको लर्निंग आउटकम रखना है, उसके कंटेंट को अरेंज करना है, और कंटेंट अरेंज करने के बाद में हम उसको असेस करना भी जरूरी है। तो 5th स्टेज आती है डेवलप असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो एक्यूरेटली मेजरेबल बिहेवियर और स्किल को हम कैसे मेजर करें, ये भी हमारे पास में प्रोविजन करना होता है। तो असेसमेंट टूल मतलब आई एम टेकिंग द क्लास, ओके। तो असेसमेंट टूल्स के अंदर लर्निंग असेसमेंट को हमको लिए हमारे सामने हम करिकुलम को मैप कर सकें, उसके गोल्स को आइडेंटिफाई को भी जान सके, हमने क्या क्या लर्निंग आउटकम बनाए थे, वो लर्निंग आउटकम कैसे हम असेस कर पाए, इन सब चीजों को हमको ध्यान में रखना जरूरी होता है व्हेन यू डिजाइन एनी असेसमेंट टूल। क्योंकि जब भी आप कोई रिमोट लर्नर के लिए बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, लर्निंग आउटकम्स लिखना होगा, उस लर्निंग आउटकम के अकॉर्डिंगली कंटेंट अरेंज करना होगा। कंटेंट अरेंज करते समय आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप किस टाइप किस लेवल के पर लेकर के जा रहे हैं अपने लर्नर को, और वो लेवल तक वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसके लिए आपको असेसमेंट के टूल्स भी डिजाइन करना होते हैं। देन ये सब डिजाइन करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज डेवलप करना है। 6th स्टेज प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस एंड फीडबैक, उसको टेस्टिंग कैसे करेंगे, फॉलो अप एक्टिविटी क्या करेंगे, ये भी आपको प्लानिंग करना होती है। देन whether you will give direct instruction, whether you will give indirect instruction, whether you will involve experiential learning, whether you will involve independent study और interactive instruction बना रहे हैं, आप किस प्रकार का मॉड्यूल डिजाइन कर रहे हैं, ये भी आपको प्लान करना जरूरी है। कि क्या मैं अपने मॉड्यूल में केवल डायरेक्ट कुछ कंटेंट दे रहा हूँ, क्या मैं उसके अंदर उसको कुछ एक्सपेरिमेंट्स को डाल रहा हूँ जिससे वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो सके, क्या मैं कोई एक्टिविटी उसके साथ जोड़ रहा हूँ जिससे बच्चे खुद एक्टिविटी करें, खुद एक्टिविटी करने के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टडी करें। So whenever you design any instructional module and you want to capture all the 6 levels, that means you have to involve all this direct instruction, indirect instruction, experiential learning की opportunity, independent और interaction की opportunity देना जरूरी होती है। तो ये जब हम स्टेज 7 में आता है आपका क्रिएशन, हाउ यू विल डेवलप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, क्या अपना खुद का मटेरियल डेवलप करेंगे या आप ऑलरेडी नेट पर अवेलेबल मटेरियल को यूज करेंगे, ये दोनों चीजें आपको सोचना पड़ेगी। दोनों चीजों के लिए आप यूज कर सकते हैं, या तो अपना खुद का वीडियो बनाएं, खुद का अपने तरीके से एक्सप्लेन करें, खुद के अपने मॉड्यूल डेवलप करें, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो मटेरियल नेट पर अवेलेबल है उसको अपने मॉड्यूल के साथ लिंक कर दें। ये दोनों तरीका चलता है, जो भी आपको बेस्ट सूट हो आपके कंटेंट के हिसाब से। कई बार ऐसा होता है कि हमको कोई कंटेंट पढ़ाना है और उसके सूटेबल हमारे पास में इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या एग्जिस्टिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में आपको खुद को अपना नया मटेरियल भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट आल्सो डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का पार्ट होता है। देन इस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के अंदर ही आप किस टाइप का मटेरियल यूज करेंगे, दैट आल्सो यू कैन चूज। देन कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जो भी आपने मॉड्यूल डेवलप किया है उसका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करना जरूरी है। दैट मीन्स अब हमने 7 स्टेजेस पार कर ली, क्या क्या किया, लेट अस रिवाइज वन बाय वन। सबसे पहले आपने क्या किया, गैप एनालिसिस किया, नीड एनालिसिस किया, आपके लर्नर को एनालाइज किया। उसके बाद आपने क्या किया, आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन किए बेस्ड ऑन ऑल दिस 6 क्राइटेरिया। देन उसके बाद आपने अपना कंटेंट को अरेंज किया, कंटेंट के टाइप को सिलेक्ट किया, मैथडोलॉजी चूज किया, देन इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी प्लान किया। देन लास्ट स्टेज होता है कि ये सब आपका जब मॉड्यूल डिजाइन हो गया उसके बाद आपको इसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन करना है, मतलब एक छोटे ग्रुप के ऊपर देकर के उसकी टेस्टिंग करना है, दैट वी कॉल फील्ड टेस्टिंग। क्योंकि मैंने इतने सारे मॉड्यूल्स डेवलप किए हैं और ये सब स्ट्रैटेजी जब हम डेवलप करते हैं, को डिजाइन करते समय प्लान करते हैं, तभी हमारा मॉड्यूल सिस्टमेटिकली बन पाता है। तो हमको एक स्मॉल ग्रुप के ऊपर उसकी फील्ड टेस्टिंग करना जरूरी है। फील्ड टेस्टिंग के रिजल्ट के आधार पर हम उसके अंदर उसको करेक्शंस करते हैं
करेक्शंस करने के बाद आप इसको फॉर्मली आपकी मॉड्यूल रेडी होता है टू लॉन्च। तो इसमें जो प्री डेवलपमेंट स्टेजेस है, डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं एंड पोस्ट डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, बिकॉज यू नो when you see the various, now it is expected that every teacher should develop their own module, should be ready to teach in a online mode। तो जब भी आपको ऑनलाइन मोड बनाने में टीच करने की बात आती है तो आपको अपने इंस्ट्रक्शनल डिजाइन प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपके मॉड्यूल बनाना होगा। तो प्री डेवलपमेंटल स्टेजेस में स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन ऑफ मॉड्यूल राइटर, आप मॉड्यूल कैसे मॉड्यूल को लिखेंगे, देन इसके अंदर मॉडरेशन, वर्कशॉप, स्क्रीनिंग कैसे करेंगे। उसके बाद आता है डेवलपमेंटल स्टेज, जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन करेंगे, एडिटिंग करेंगे, उसकी ग्राफिक डिजाइन करेंगे, उसकी डीटीपी करेंगे। देन पोस्ट डेवलपमेंटल स्टेजेस में इंटरनल रिव्यू, फैकल्टी रिव्यू, स्मॉल ग्रुप रिव्यू, राइटर रिव्यू, ऑल दिस आर important aspect of any instructional system design. So you have to revise instruction, data from formative evaluation can be used to assess the whole process। जो आपने फॉर्मेटिव छोटे बच्चों के छोटे ग्रुप को 10-15 लोगों को दिया था या एक्सपर्ट को दिया था, उनके मॉड्यूल के बेसिस पे आप अपने मॉड्यूल को रिवाइज करना भी एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। सो नाउ फाइनल स्टेज इज कंडक्ट समेटिव इवैल्यूएशन, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की स्टेज होती है। और समेटिव इवैल्यूएशन, दो तरीके के इवैल्यूएशन असेसमेंट आप करते हैं। पहला होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इट हेल्प स्टूडेंट टू लर्न एंड प्रैक्टिस throughout the course, identify gaps and improve your learning and how via approaches that support specific। और summative evaluation का मतलब होता है कि that means at the end of the instructional procedure के बाद में आप जो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, that is summative evaluation का पार्ट होता है। कलेक्ट एविडेंस ऑफ स्टूडेंट नॉलेज, स्किल और प्रोफिशिएंसी, उनमें कितना नॉलेज डेवलप हुआ, उनमें कितनी स्किल डेवलप हुई, उतना कितना वो प्रोफिशिएंट हुआ। एंड अल्टीमेटली आप जो ये तीनों चीजों को जब असेस कर पाते हैं तब यू कैन गेट दैट एग्जिस्ट लर्निंग प्रोडक्ट और ए क्यूमुलेटिव असेसमेंट। दैट मीन्स व्हेन, व्हाई एंड हाउ, ऑल दिस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का भी पार्ट होते हैं और समेटिव इवैल्यूएशन का भी पार्ट होते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम इसको कि जब हम क्लासरूम में फेस टू फेस टीचिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा 5 मिनट पढ़ाने के बाद कुछ न कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो जब हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हमको जो रेस्पॉन्सेज स्टूडेंट से मिलते हैं उसके बेसिस पर हम अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को चेंज करते हैं। द सेम थिंग हैपन हियर कि व्हेन यू गिव अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को, या जब आप पढ़ाते मॉड्यूल डेवलप करते समय बीच बीच में यदि क्वेश्चंस डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टूडेंट ने जो प्रीवियस पार्ट है उसको ठीक से मगअप किया कि नहीं, ठीक से उसको समझ में आया कि नहीं। So both type of assessment is very important when while creating a teaching or learning module. Now इसी सब मॉड्यूल को डेवलप करने के लिए हमारे सामने सर्टेन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि मैंने आपको एक बेसिक स्टेप्स बताई, जो 9 स्टेजेस हमको फॉलो करना होती है व्हेन while डेवलपिंग ए मॉड्यूल। तो इसी के साथ साथ मैं अब आपके साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है कि व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइनिंग के कौन कौन से मॉडल्स हैं, जिसमें से कोई भी एक मॉडल को यूज करके आप बेसिक स्टेप्स विल रिमेन कॉमन। तो सबसे पहले जो है डिक एंड कैरी का मॉडल है, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, वेन एवर यू डिजाइन एनी इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल यू हैव टू आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल गोल्स। इंस्ट्रक्शनल गोल्स को किस तरह से इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस के बेसिस पर आपको आपके इंस्ट्रक्शनल गोल्स डिसाइड करना है। Then you have to write performance objective, you have to develop a test, criterion reference test जिसको हम बोलते हैं, you have to develop your instructional strategy, then you have to select your instructional material, and then you have to develop a formative evaluation assessment tool, then summative evaluation। और summative evaluation के feedback के basis पे आपको आपके entry behavior को identify करने में help करती है। So this is one of the model which is given by the Dick and Carey model। वो सारी 9 stages इसमें follow होती है। सेकंड जो है वो है ADDI मॉडल जिसको हम बोलते हैं। इसमें भी सबसे पहले एनालिसिस ऑफ द लर्नर, एनालिसिस ऑफ कंटेंट, एनालिसिस ऑफ गैप एनालिसिस, ऑल these analysis will happen। Then you have to design, then develop, and then implement on a small group, then on a major group, and finally evaluation। तो इसी में भी वही है कि डिजाइन, that is development based on several revisions। ये जो मॉडल है सर्कुलर मॉडल है, सबसे पहले हमको डेवलप करना है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है,
देन उसको एनालाइज करना है, एंड फाइनली वी कैन चेंज द डिजाइन. Similarly, this is also another model that is also the same principle, development of instructional. और जब भी आप इंस्ट्रक्शन को डेवलप करते हैं, आपको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन करना है, कंटेंट की सीक्वेंसिंग करना है, आपको अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी डिजाइन करना है, देन आपको अपने मैसेज डिजाइन करना है. दैट 4 स्टेजेस: एनालाइज, डेवलप, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट. तो एनालिसिस में क्या क्या आएगा? इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, टास्क एनालिसिस, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस. देन डिजाइन के अंतर्गत इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी डिजाइन करना, मैसेज जो हम लिख रहे हैं वो डिजाइन करना, कंटेंट का सीक्वेंसिंग करना, ये सब डेवलपमेंट के ही पार्ट होते हैं. सिमिलरली ग्लासगो का भी मॉडल, द सेम मैनर, दैट इज कॉल्ड नीड एनालिसिस, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन. तो finally what message I want to give you, if you want to design any instructional module, you have to do need analysis, that is called the gap analysis, learners analysis, task and instructional analysis. All these important aspects है. जब तक ये analysis नहीं होगी तब तक आपका module material का development नहीं हो पाएगा. जब once you develop your material, उसको evaluate करना भी जरूरी है कि whether really that material works or not. So ये तो हुए आपके जनरल इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग के एस्पेक्ट. द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि आप रिमोट लर्नर को पढ़ाने के लिए मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं, और जब आपको रिमोट लर्नर को लिए मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं तो आपके पास में डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर्स होंगे. उन डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर्स को सूट करने के लिए आपको एक मॉड्यूल को डेवलप करना है. सो आई एम जस्ट गिविंग यू कि सर्टेन टिप्स कि हाउ यू कैन डिजाइन अ मॉड्यूल सूटिंग फॉर ऑल काइंड ऑफ लर्नर्स. क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आपका रिमोट लर्नर बैठा हुआ है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वो किस प्रकार से उस मॉड्यूल को एक्सेस कर रहा है. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपको ये जानना जरूरी है कि आप किस लेवल के, हु इज योर ऑडियंस, हु इज गोइंग टू यूज योर मॉड्यूल. आपके मॉड्यूल को कौन यूज करने वाला है, इसको जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है. सो फर्स्ट थिंग इज नो योर ऑडियंस. सबसे पहले आपको जो आपके मॉड्यूल को यूज करने वाला है उसको जानना जरूरी है. तो उस knowing the target audience means what are their similarities and what are their differences, whether there is a ethnic group difference, where there is a age group difference, ये सब चीजों को आपको जानना जरूरी है. So knowing the target audience is one of the very important aspects when you design a module for the different kind of learners. Then target audience, their age, their location, their interest, their language, their habits, all this should be keep in mind when you design any module for all types of learners. So a target audience consists of people who really want or need what you are offering. तो ये वो target audience है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है. Then what are the learners, their entry skills क्या है, their prior knowledge क्या है, their attitude, motivation, abilities, learning performance and group characteristics. These all are about knowing your learner. Then इसी के लिए एक केलर्स का जो ARC मॉड्यूल है वो बहुत हेल्पफुल होता है. दैट इज अटेंशन, रिलेवेंस, कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फेक्शन. वी कॉल इट ARCs, केलर्स ARCs मॉडल. लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट आई कैन. तो सबसे पहला जो है अटेंशन है. व्हाट कैन आई डू टू कैप्चर देयर इंटरेस्ट. जब हम सब तरीके के लर्नर को ध्यान में रख रहे हैं तो हमको एक चीज ध्यान में रखना होती है कि हम क्या करें जिससे हमारे लर्नर का इंटरेस्ट हमारे मॉड्यूल में बना रहे. दैट मीन्स you have to involve such type of activity which capture the attention of the learner, which capture the interest of the learner. तो जब भी आप कोई मॉड्यूल डिजाइन करें तो आपको सबसे पहला है कि वो मॉड्यूल ऐसा होना चाहिए जिसको देख के हर व्यक्ति इंटरेस्टेड हो, हर व्यक्ति का अटेंशन उस पर कैप्चर आप कर पाए. ये एक पहले फंडामेंटल एस्पेक्ट. सेकेंड, हाउ कैन आई मेंटेन देयर अटेंशन. जब भी कोई भी डिजाइनर है उसको ये हमेशा ध्यान रखना है कि मैं अपने लर्नर का इंटरेस्ट और अटेंशन थ्रू आउट द मॉड्यूल कैसे बनाए रखूं. मतलब हो सकता है उसके कई तरीके के मैकेनिज्म हो सकते हैं. आप कोई एक्टिविटी डालें, आप कोई क्वेश्चन पूछें, आप कोई क्विज डालें, वॉट एवर एक्टिविटी, बट यू हैव टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ योर लर्नर थ्रू आउट योर मॉड्यूल और थ्रू आउट योर टीचिंग. देन the relevance, how can I tie the instruction to the learner's experiences.
मैं कैसे उसके अनुभवों के साथ अपने नए एक्सपीरियंसेस को टाई करूं, मैं कैसे उसको पहले से नोन चीज के साथ में अननोन चीज के साथ हुकअप करूं, मैं कैसे उसके नए कॉन्सेप्ट को पुराने कॉन्सेप्ट के साथ या पुराने नोन कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करूं. So that is the meaning कि how can I tie the instruction to the learner's experiences, already known experiences, उसके अपने अनुभव, उसके अपने सोशल बैकग्राउंड, उसके अपने कॉन्सेप्ट के साथ मैं अपने नए कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से लिंक करूं. ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, कई बार सोचना पड़ेगा, तभी आप एक राइट मॉड्यूल को डेवलप कर पाएंगे. देन हाउ कैन आई असिस्ट टू बिल्ड इन बिल्डिंग अ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस. कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करूं, क्योंकि आपका रिमोट लर्नर है, यदि उसको समझ में नहीं आएगा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ही विल लूज हिज इंटरेस्ट टुवर्ड्स द मॉड्यूल. तो आप उसको इस तरीके की एक्टिविटीज दें, इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस दें जिससे वो उसको करे और उसको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होए कि यस ही इज एबल टू लर्न एंड ही विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर. तो इसीलिए हाउ कैन यू हैव टू थिंक हाउ कैन आई असिस्ट इन बिल्डिंग अ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन फॉर द सक्सेस ऑफ माय लर्नर. Then how satisfaction and how can I assist in encouraging a positive feeling about their accomplishment. How can I give reward, how can I motivate my learner towards his learning. तो ये जो है that is satisfaction, how can I assist and encouraging a positive feeling or satisfaction amongst my learner. So in this way we can develop a module in which we have to take care of our learners attention, his interest, his positive attitude, and as well as confidence in the teaching, in our learning. So collecting learners data, how to collect learners data, एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं कैसे अपने लर्नर के बारे में जानूं. So interview with the learner themselves, records and survey will help to collect the data about the learner. Similarly, we can identify the implications of the characteristics identified in the analysis to design and instructional plan. So in that manner, you can plan anything or any material which you want to design. You have to do all these activities, then only you will be able to design a good instructional module. So I hope that you have lot of queries related with that. If anybody wants to know anything about that, you are invited to discuss with me and you can ask questions related with this development of module. Yes, please. Thank you so much, ma'am. Am I audible? Yes, yes. Yes. Any queries? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. प्रीति मैडम, आप कुछ Yes. मॉड्यूल डेवलप करने को दे रही हैं क्या इनको असाइनमेंट? नहीं मैडम, अब तक तो कुछ प्लान नहीं किया है वैसे. हेलो. हेलो मैडम, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैडम, आ यस रही है. यस. एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम. हाँ. हाँ मैडम, अगर वैरायटी ऑफ लर्नर्स अगर आपके क्लास में है, क्योंकि एक ही टाइप के लर्नर्स तो रहेंगे नहीं, तो देन इन सिचुएशन क्या किया जाए? सर, आप जो भी मटेरियल दे रहे हैं उसको आप विजुअल भी दीजिए, उसके साथ साथ उनको राइटिंग का पार्ट भी दीजिए, लिखा हुआ भी दीजिए, उसके साथ में वीडियोस भी इनबिल्ट करिए उसमें, क्योंकि हर लर्नर की अपनी सीखने का तरीका होता है. आप उसको रिटर्न मटेरियल भी दीजिए, उसके साथ ऑडियो फाइल भी लिंक करिए, उसके साथ में वीडियो फाइल भी लिंक करिए, उसके साथ साथ कोई फिल्म स्ट्रिप छोटी सी, कोई मैकेनिज्म दिखाती हुई, कोई इस तरीके की एक्टिविटी भी उसमें इनबिल्ट करना जरूरी होती है, क्योंकि आपकी क्लास में तीनों चारों प्रकार के लर्नर होते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जिनको करके मजा आती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको सुन के मजा आती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको देखने पर मजा आती है. तो इन तीनों टाइप के लर्नर जो आपकी क्लास में बैठे हैं उनके लिए आपको सारी चीजें इंक्लूड करना होती है. तो आप मॉड्यूल में केवल रिटन मटेरियल के रूप में मॉड्यूल मत दीजिए. जब भी आप अपने क्लास में बच्चों को कोई मटेरियल देते हैं ना, तो उसके साथ में कोई वीडियो क्लिप दीजिए उनको, कोई मैकेनिज्म का शो करता हुआ, कोई ऑलरेडी नेट पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है. यू कैन जस्ट add the link in your module, so it will be helpful to develop their interest in throughout the module. Yes.
Okay, right, ma'am. Thank you. एनीबडी एल्स? प्रीति मैडम, एक छोटा Yes. सा एक्सरसाइज आप दीजिएगा इनको. Yes, ma'am. Just give them one small exercise to develop 5 या 7 मिनट का एक छोटा सा मॉड्यूल डेवलप करने को बोलिएगा आप. Okay. और वो एक इन द फॉर्म ऑफ ए वीडियो लेक्चर जिसको हम बोलते हैं ना, Yes, ma'am. तो वो दैट विल हेल्प देम कि ये उसको मतलब कर पाएंगे. इसमें हम शुरुआत से लेके मतलब फर्स्ट स्टेज से आखिरी स्टेज तक उसको सारे कंप्लीट points असेसमेंट भी Yes. इसमें इंक्लूड करें. So this is one exercise from my side Yes, ma'am. that they have to submit. तो उससे थोड़ा सा एक आएगा, अपने आप समझ में आएगा कि where we are. जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक मतलब ये theoretical लगता है, हाँ, but जब तक if they will implement. try, Yes. implement is very important. Yes, ma'am. तो थोड़ा सा सभी के लिए एक assignment, प्रीति मैडम will help you in that. So So, thank you so much. yes, ma'am. So, on behalf of all the participants and from HRDC Nagpur, I extend my thanks to Dr. Rajyashree Vaishnav, madam, for both the sessions. Thank you so much, ma'am. It was a wonderful session and very informative. One my blog address, if they need Yes. anything more, then they can access this blog. Several things are available on this blog. That is drrajyashree.edublogs.org. तो मैडम इनको बोलिएगा थोड़ा सा मॉड्यूल जब डेवलप करेंगे तो ये सारी चीजें देखने के incorporate बाद. करके they Yes, can yes. develop. Yes, they will Yes. access that. Okay. Yeah. Thank Thank you, you. madam. Thank you so much, ma'am. Yeah. Thank you all of you. अभी अपना लंच ब्रेक है. Next session will start at 2:30. Okay? Okay, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. Thank you.